चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसी लोक कथा की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। श्योड़ा का भूत। हम यहाँ सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं सुन रहे हैं, बल्कि उन चेतावनियों और पुरानी मान्यताओं को डिकोड कर रहे हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। तो चलिए इस रहस्य के हर पहलू को बारीकी से समझते हैं। अब जरा इस खौफनाक नज़ारे की कल्पना कीजिए। रात का गहरा सन्नाटा और शिवलाल रसोई के घने अंधेरे में बैठा है। उसके चारों तरफ क्या है? कच्चा मांस और जानवरों की हड्डियां। जैसे ही उसकी पत्नी गौरी और ससुर वहां पहुंचते हैं, वो एक बेहद अजीब और भारी आवाज में अपनी सास को पुकारता है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, घर में कुछ और है क्या? मुझे और चाहिए। जरा सोचिए, ये एक ऐसा दृश्य है जो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है ना। तो यार सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक साधारण सी पारिवारिक मुलाकात इतने भयानक भूतिया कब्जे में कैसे बदल गई? ऐसा क्या हुआ बीच में? इसे समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए देखते हैं कि आखिर वो कौन सी घटनाएं थीं जो इस खौफनाक रसोई वाले मंजर तक जा पहुंची। अगर हम ध्यान दें तो इस पूरी कहानी के केंद्र में एक बहुत बड़ा टकराव है, आधुनिक सोच वर्सेस सदियों पुरानी समझ। देखिए, शिवलाल बिल्कुल हमारी और आपकी तरह एक मॉडर्न सोच वाला इंसान है जो बार बार कहता है कि अरे भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ जगतराम काका और शिवलाल के ससुर जैसे बुजुर्ग हैं। इनकी चेतावनियों को आप महज अंधविश्वास नहीं कह सकते, इनमें पीढ़ियों का डर और तजुर्बा छिपा है। और यही बात हमें स्थानीय लोक कथाओं की असली भूमिका तक ले जाती है। ये सिर्फ डराने वाली कहानियां नहीं है, बल्कि ये असल में सर्वाइवल गाइड है, जीवित रहने के सख्त नियम। स्रोत में कुछ बहुत ही साफ नियम बताए गए हैं। पहला, शाम ढलने से पहले घर लौट आओ। दूसरा, रात के समय उस अज्ञात शक्ति का नाम बिल्कुल मत लो। खुद गौरी कहती है कि रात में उनका नाम नहीं लेते। और तीसरा, अंधेरे रास्तों पर चलते समय अपने साथ लोहे का चाकू जरूर रखो। ये नियम अदृश्य खतरों से बचने का सुरक्षा कवच है। लेकिन शिवलाल ने क्या किया? उसने जानबूझकर इन सारे नियमों को ताक पर रख दिया। यही उसकी सबसे बड़ी और घातक गलती थी। वो अपने दोस्त के घर देर तक रुका और शाम ढलने के बाद वापस लौटा। इतना ही नहीं, जब जगतराम काका ने उसे सुरक्षा के लिए एक लालटेन देनी चाहिए या फिर रात वहीं गुजारने को कहा, तो शिवलाल ने अपने अति आत्मविश्वास में उन चेतावनियों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। बिल्कुल एक क्लासिक गलती है ना। अब चलिए इस डर के असली स्रोत की बात करते हैं। आखिर इस पूरे ग्रामीण खौफ का भौतिक केंद्र क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो उस डर को एक ही जगह पर जकड़ कर रखती है और पीढ़ियों से एक खामोश खतरे की तरह वहां मौजूद है? जवाब बहुत ही डरावना है। वो पुराना बरगद का पेड़। हमारी लोक कथाओं में बरगद का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं होता। यहां इसका प्रतीकवाद बहुत गहरा है। ये एक प्राचीन, अचल और बेहद शक्तिशाली उपस्थिति है, उस अज्ञात शक्ति का अपना इलाका। ये पेड़ प्रकृति के उस डरावने और विशाल रूप को दिखाता है जिसे इंसान अपने मॉडर्न लॉजिक से कभी नहीं हरा सकता। ये सदियों से चुपचाप अपनी जगह खड़ा है, जैसे इस पूरी कहानी का मुख्य विलेन यही हो। और फिर क्या होता है? जब शिवलाल उस पेड़ के पास से गुजरकर घर लौटता है तो कहानी में एक खौफनाक मोड़ आता है। उसकी वो अजीब सी खामोशी, गौरी के बार बार पूछने पर भी कि क्या उसने बरगद के पेड़ के पास कुछ देखा, शिवलाल एक शब्द नहीं कहता, बस चुपचाप कमरे में चला जाता है। सच कहूं तो ये सन्नाटा किसी भी डरावनी आवाज से कहीं ज्यादा खौफनाक है। ये पहला इशारा था कि वो लोक कथाओं वाली चेतावनियां बिल्कुल सच थी। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, जब रात के अंधेरे में शिवलाल के ससुर को मदद के लिए बाहर जाना पड़ता है तो वो क्या करते हैं? वो किसी आधुनिक तर्क का सहारा नहीं लेते, वो तुरंत अपने साथ एक चाकू रख लेते हैं। याद है, हमने अभी थोड़ी देर पहले उसी लोक कथा के नियम की बात की थी कि रात में रास्ते पर चाकू रखने से बुरी शक्तियां पास नहीं आती। ये दिखाता है कि जब मुसीबत सामने हो तो लोग अपनी परंपराओं पर कितना सख्ती से अमल करते हैं। तो जब इंसान का सारा मॉडर्न लॉजिक फेल हो जाता है, तब गांव वाले किसकी तरफ देखते हैं? ओझा की तरफ। और यही एंट्री होती है धर्मू दादा की। वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि गांव की सांस्कृतिक सुरक्षा प्रणाली का एक बहुत अहम हिस्सा है। जब ऐसी अनदेखी ताकतों से सामना होता है ना, तो ओझा का पारंपरिक ज्ञान ही लोगों की आखिरी उम्मीद होता है। धर्मू दादा का भूत भगाने का तरीका भी देखिए, एकदम सटीक और व्यवस्थित है। वो सबसे पहले उस शक्ति की पहचान करते हैं और सीधा सवाल दागते हैं, तू कौन है और कहां से आया है। इसके बाद मंत्रों का जाप करते हुए वो एक अभिमंत्रित चीज उस प्रेत की तरफ फेंकते हैं और फिर एक खुली चेतावनी कि अगर उसने शरीर नहीं छोड़ा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सच में एक आमने सामने का आध्यात्मिक युद्ध था। लेकिन क्या बात यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। भूत के गायब होने के बाद
धर्मू दादा माधुली यानी एक सुरक्षा ताबीज बनाने का वादा करते हैं और ये हमें एक बहुत ही जरूरी बात सिखाता है। ऐसी अलौकिक घटनाओं में खतरा कभी भी रातों रात पूरी तरह खत्म नहीं होता। लोक कथाओं की दुनिया में आपको लगातार आध्यात्मिक सुरक्षा की जरूरत पड़ती ही है। ये कोई वन टाइम फिक्स नहीं है। और इसका अंतिम नतीजा क्या निकलता है? यहाँ एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई सामने आती है। वो भूत नष्ट नहीं हुआ था, उसे सिर्फ शिवलाल के शरीर से बाहर निकाला गया था। इसके बाद बरिंदादा पूरे गांव में ये मुनादी करवा देते हैं कि शाम के बाद कोई भी अपने घर से बाहर न निकले। जरा सोचिए, डर खत्म नहीं हुआ बल्कि पूरे गांव में खौफनाक सन्नाटे की तरह फैल गया। हर कोई अब अपने ही घर में कैद है। तो अंत में एक ऐसा सवाल रह जाता है जो शायद हमें कई रातों तक सोने ना दे, क्योंकि वो प्राचीन बरगद का पेड़ तो अब भी अपनी जगह पर वहीं खड़ा है। तो क्या वो प्रेत कभी सच में इस गांव को छोड़कर जाएगा? पर्यावरणीय लोक कथाओं की यही तो सबसे बड़ी खासियत है कि खतरा हमेशा आपके आसपास, उन्हीं जड़ों में गहराई से बसा रहता है। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सच में एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या वो पेड़ अब भी इंतजार कर रहा है?